हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह की अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है। आप मुझे ये बताओ कि बैलेंस शीट से क्या पता लगता है? फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है कंपनी की। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और लॉस पता लगता है। उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिससे पता लगता है कि कितना पैसा देश से बाहर गया है और कितना पैसा बाहर से देश में आया है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कंट्री ले लेते हैं इंडिया और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जब भी इंडिया का कोई रेजिडेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे बिजनेस यूनिट हो, चाहे गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो, जब भी कोई रेजिडेंट किसी भी तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, किसी भी कंट्री के साथ, चाहे यूके है, जापान है, यूएस है, चाइना, किसी भी कंट्री के साथ किसी भी तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप कहोगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें किसी चीज़ का टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किसी और को दिया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या कवर होगा अब वो देखते हैं। गुड्स, जब भी गुड्स का लेन देन होगा दूसरी कंट्रीज़ के साथ। सेकेंड है सर्विसेज, जब भी सर्विसेज का लेन देन होगा दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स, इसे वन साइडी ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, जैसे कि डोनेशन, गिफ्ट्स। जब भी हमारे देश से किसी और कंट्री को डोनेशन दी जाएगी या कोई गिफ्ट भेजा जाएगा या बाहर वाली कंट्री से हमारे देश को कोई डोनेशन मिलेगी, गिफ्ट मिलेगा, उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फोर्थ है कैपिटल ट्रांसफ़र, ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे एसेट लायबिलिटीज़ में चेंज आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कंट्री ने किसी और कंट्री को लोन दिया है या बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो इससे क्या होगा? एसेट लायबिलिटीज़ में चेंज आ रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल ट्रांसफ़र। उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। उसे बनाने के लिए डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ किया जाता है। क्लियर? जैसे कि अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की भी दो साइड्स होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। जब भी फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, जब भी पैसा देश से जाएगा, उसे रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड पे, नेगेटिव साइन दिया जाता है डेबिट साइड को। क्लियर है? जब भी देश में पैसा आएगा, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, उसे रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड पे, प्लस साइन दिया जाता है इस साइड को। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, हमने बाहर से गुड्स को इंपोर्ट किया है। अगर हमने बाहर से गुड्स मंगवाए हैं, इंपोर्ट किया है, तो हमें उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। उससे क्या होगा? देश से पैसा बाहर जाएगा, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे। क्लियर है? हमने बाहर गुड्स बेचे हैं, किसी और कंट्री में बेचे हैं, तो पेमेंट आएगी, पैसा आएगा, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। दो कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। किसका? गुड्स का, सर्विसेज का। और क्या रिकॉर्ड किया जाता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अभी हमने पढ़ा कि करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, सर्विसेज से रिलेटेड और ट्रांसफ़र पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा? वही ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज और तीसरा ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब वन बाय वन समझो कि क्या क्या रिकॉर्ड होता है इनमें। ट्रेड इन गुड्स में रिकॉर्ड होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स का ही। क्लियर है? जब भी एक्सपोर्ट होगा गुड्स का, तब क्या होगा? हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कौन सी आइटम है? क्रेडिट की आइटम है, प्लस की साइन आएगा। ठीक है?
जब भी इंपोर्ट होगा गुड्स का, फॉर एग्जांपल हमने यूएस से एक मशीनरी को इंपोर्ट किया है, मंगवाया है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी को देना पड़ेगा। क्या होगा, आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो ये कौन सी आइटम होगी, माइनस की आइटम होगी, डेबिट आइटम होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रेड इन सर्विसेज। जब भी हमारी कंट्री का कोई रेजिडेंट फॉरेन कंट्री को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो वो सर्विसेज के बदले में क्या मिलेगा, हमें, हमारे देश को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। हमारे देश में इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो वो कौन सी आइटम्स होंगी, क्रेडिट की आइटम होगी, प्लस आइटम्स होंगी। क्लियर है। वैसे ही अगर हमारी कंट्री का कोई रेजिडेंट बाहर के देश से कोई सर्विसेज लेता है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। देश से पैसा बाहर जाएगा, तो वो कौन सी आइटम्स होंगी, माइनस की आइटम, डेबिट आइटम। क्लियर है। आपकी एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, तो हमें ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ट्रेड इन सर्विसेज के अंडर दो इनकम रिकॉर्ड की जाती है, नेट फैक्टर इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। नेट का मतलब होता है कि जितना पैसा देश में आया है फॉरेन से, माइनस जितना पैसा हमारे देश से बाहर गया है। क्लियर है नेट का मतलब। नेट फैक्टर इनकम के अंदर दो चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी। क्या, नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जब भी कोई पर्सन कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले में उसे पैसा दिया जाता है, कंपनसेट किया जाता है, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा, किसके अंडर, नेट फैक्टर इनकम के अंदर। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एक इंडिया का इंजीनियर है जो यूएस में जाके थोड़े महीने काम करके आया, उसके काम के बदले में उसे क्या मिली होगी, सैलरी। उसको सैलरी मिली है, बट पैसा कहाँ आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है। तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यूएस के सर्जन को इंडिया में बुलाया गया है सर्जरी करने के लिए। अब उसके काम के बदले में उसे क्या किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। अब पैसा दिया जा रहा है, पैसा देश से बाहर जा रहा है, तो ये कौन सी आइटम होगी, माइनस की आइटम होगी, डेबिट आइटम होगी। क्योंकि उसके काम के बदले में उसे पैसा दिया जा रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, इस हेडिंग के अंडर रिकॉर्ड होगा। बट कैसे रिकॉर्ड होगा, माइनस में, क्योंकि पेमेंट हो रही है, पैसा जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग है नेट नॉन फैक्टर इनकम। इसके अलावा कोई भी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी जिससे पैसा आया है या देश से गया है, उसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, नेट नॉन फैक्टर इनकम के अंडर। चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, टूरिज्म हो। क्लियर है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे कंट्री के किसी रेजिडेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड की है फॉरेन कंट्री को, किसी भी फॉरेन कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड किया है, तो पैसा देश में आएगा। तो कैसे रिकॉर्ड होगा, प्लस में रिकॉर्ड होगा इसके अंडर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारी कंट्री के किसी रेजिडेंट ने फॉरेन कंट्री से कोई सर्विसेज ली है, उसके बदले में उसे पैसा देना पड़ रहा है, देश से पैसा जाएगा। कैसे रिकॉर्ड होगा, माइनस में रिकॉर्ड होगा इस हेडिंग के अंदर। क्लियर है। थर्ड है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होता है, एक तरह की फ्री मनी होती है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, पैसा दे रहे हैं, बट बदले में उससे कुछ नहीं ले रहे हैं, ना सर्विसेज ले रहे हैं, ना गुड्स ले रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ये एक तरह की क्या है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए इसे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी कहा जाता है और अनरिक्वेटेड ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। क्या क्या आएगा इसमें, गिफ्ट्स आ जाएंगे, रेमिटेंस आ जाएगा, ग्रांट्स आ जाएगा, डोनेशंस आ जाएगा। क्लियर। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को डोनेशन दिया है, तो पैसा देश में आ रहा है, तो कैसे रिकॉर्ड होगा, पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट आइटम्स में रिकॉर्ड होगा। वैसे ही अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी और कंट्री को कोई डोनेशन देती है, तो पैसा देश से जा रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, पेमेंट्स में रिकॉर्ड होगा और माइनस की आइटम्स होगी। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं वो देखो। अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे ना, अब वन बाय वन उन कंपोनेंट्स का हम डिफरेंस निकालेंगे, उनका हम बैलेंसिंग फिगर्स निकालेंगे। ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या था, ट्रेड इन गुड्स, या हम कह सकते हैं ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स। गुड्स को विजिबल आइटम्स भी कहते हैं क्योंकि गुड्स को हम देख सकते हैं। उसका जब हम बैलेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, देखो, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट से पैसा
आता है और इंपोर्ट से पैसा जाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उसे क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या ट्रेड बैलेंस। क्लियर है? इनविजिबल्स का बैलेंस कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड का निकाला था। कैसे, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स लिख देंगे, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स लिख देंगे। क्लियर है? इनविजिबल्स में दोनों आएंगे, सर्विसेज भी आएगा और ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी, दोनों एक ही हेडिंग के अंदर कवर हो जाएगा। क्लियर है? जब हम इन दोनों की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस अब क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ज़ीरो कब होगा, जब जितना इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का उतना ही आउटफ्लो हुआ है, तब हम क्या कहेंगे कि करंट अकाउंट क्या है, बैलेंस्ड है। क्लियर है? अगर इनफ्लो ज़्यादा है, रिसीट्स ज़्यादा हैं और आउटफ्लो कम है, तब हम क्या कहेंगे कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है, हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि इनफ्लो कम है बट आउटफ्लो जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो ज़्यादा है, पैसा बाहर ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, हमारे पास इनफ्लो कम है बट आउटफ्लो ज़्यादा है। क्लियर है? सेकेंड कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें वो सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे चेंज आता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ में। क्लियर है? अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारी कंट्री ने बाहर किसी कंट्री से लोन लिया है, लोन लिया है इसका मतलब बाहर का देश पैसा देगा, हमारी कंट्री में इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो ये एक तरह की क्या है, क्रेडिट आइटम है, प्लस की आइटम है, बट इससे क्या हो रहा है, हमारे देश की लायबिलिटीज़ बढ़ रही है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। पहला क्या है, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड। जब भी हमारे देश का रेजिडेंट हो जाए, कोई भी रेजिडेंट, चाहे वो एक इंडिविजुअल है, बिजनेस यूनिट है, गवर्नमेंट है, बाहर के किसी देश से पैसा उधार लेते हैं, बोरिंग्स करते हैं, तो हमारे देश में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। तो उसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड पे, प्लस की आइटम्स में। क्लियर है? वैसे ही जब हमारे देश के रेजिडेंट बाहर के देश में, अब्रोड में पैसा उधार देते हैं, लेंडिंग्स करते हैं, पैसा बाहर जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड में, माइनस के आइटम्स में। क्लियर है? सेकंड है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड। जब फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हमारी इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फॉरेन कंट्री का कोई पर्सन इंडिया में कोई एसेट को ख़रीद रहा है, तो क्या हो रहा है, पैसा फॉरेन एक्सचेंज बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, इनफ्लो हो रहा है, क्रेडिट साइड पे, प्लस के आइटम्स में। क्लियर है? वैसे ही जब इंडिया के लोग, इंडिया के रेजिडेंट्स या कोई भी बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाहर की कंपनीज़ में पैसा लगा रहे हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ एसेट को ख़रीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पैसा इंडिया से जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड में, माइनस के आइटम्स में। क्लियर है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वन बाय वन समझते हैं। जब हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई एसेट को खरीद रहे हैं और उस एसेट पे हमारा पूरा कंट्रोल हमें मिलता है, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमने फ़ॉरेन की किसी कंट्री में एक घर को ख़रीदा है, तो हमारा उस घर पर पूरा अधिकार होगा। क्लियर? फ़ॉरेन की किसी कंपनी ने इंडिया की पूरी फर्म को ख़रीद लिया है, तो उसका उस फर्म पे पूरा अधिकार होगा। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? सेकंड है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई एसेट को ख़रीदते हैं, बट उस एसेट पे हमारा पूरा कंट्रोल नहीं मिलता है हमें, तो हम उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, हमने किसी फॉरेन कंपनी के कुछ शेयर्स को ख़रीद लिया, तो क्या हमारा पूरा उस कंपनी पे अधिकार हो जाएगा, नहीं। थर्ड कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का, एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल मतलब फॉरेन कंट्रीज़, असिस्टेंस मतलब हेल्प। जब हमारी कंट्री को फॉरेन कंट्री से कोई हेल्प मिलती है, फॉर एग्जांपल लोन मिलता है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस। क्लियर है?
नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे आएगा? जो अभी हमने तीनों कंपोनेंट्स पढ़े हैं उन सभी कंपोनेंट्स का वन बाय वन नेट निकालते रहो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते रहो। नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लो, नेट बोरिंग्स निकाल लो और नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस निकाल लो। फिर उन सबको टोटल कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या आ सकता है? ज़ीरो आ सकता है। ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि जितना पैसा आ रहा है, कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, उतना ही कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो बैलेंस्ड है। क्लियर है? जब कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा होगा कैपिटल आउटफ्लो से तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में चल रहा है। क्लियर है? तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? कैपिटल इनफ्लो कम है कैपिटल आउटफ्लो से, तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो डेफिसिट में चल रहा है। क्लियर है? अब हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी कैसे निकालते हैं वो पता लग चुका है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं वो भी पता लग चुका है। जब हम उन दोनों के बैलेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट। पहली सिचुएशन है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, हमने फॉरेन कंट्रीज़ का पैसा देना है। इस सिचुएशन में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे इक्विलिब्रियम में लाएं? तो दो तरीके हैं। पहला है कि जो हमारी एसेट अब्रोड में पड़ी है उसको बेच देते हैं, उससे कैपिटल इनफ्लो हो जाएगा। दूसरा है कि हम बाहर के देश से बोरिंग्स कर लेते हैं, उससे कैपिटल इनफ्लो होगा। हम करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है, जितना पैसा लोगों का देना है, उसे फाइनेंस कर देंगे। ठीक है? अब देखो, आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जो दोनों ट्रांजैक्शन है, एक एसेट से रिलेटेड है, एक लायबिलिटी से रिलेटेड है, तो किस अकाउंट में आती है? कैपिटल अकाउंट में आती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपने कैपिटल अकाउंट को सरप्लस में ला रहे हैं, जिससे हम करंट अकाउंट के डेफिसिट को कवर कर रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी सिचुएशन है डिसइक्विलिब्रियम है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है या तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है या डेफिसिट में है। सरप्लस में कब होता है? मतलब हमारे पास इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो उस सिचुएशन में जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है? उस सरप्लस का यूज़ करके फॉरेन सिक्योरिटीज़, फॉरेन एसेट्स को, गोल्ड को खरीद के अपने पास रख लेता है, अपने ऑफिशियल रिजर्व्स जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के उसको बढ़ा लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब भी डेफिसिट होगा मतलब पेमेंट ज़्यादा करनी होगी और रिसीट्स कम होंगे, तो उस सिचुएशन में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज को बेचता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उससे जो पैसा आता है उससे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट को ठीक करता है। क्लियर है? जब आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को बेचता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डेफिसिट को ठीक करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व सेल। क्लियर है? जब हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होता है, उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है? जो ऑफिशियल रिजर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का उसका यूज़ करता है, उसे बेचता है, तो उससे क्या होता है? डिक्रीज़ होता है ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है? दूसरा है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, तो उस सिचुएशन में जो सरप्लस होता है उसका यूज़ करके आरबीआई क्या करता है? फॉरेन सिक्योरिटीज़ को, फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी को खरीदता है, उससे क्या होता है? ऑफिशियल रिजर्व जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस एंड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो की जाती है तब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो या सरप्लस हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दोबारा ठीक करने के लिए जिन ट्रांजैक्शंस को किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। जैसे कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो हम क्या करते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, ऑफिशियल रिजर्व को बढ़ा देते हैं सरप्लस का यूज़ करके। और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? डेफिसिट में है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? ऑफिशियल रिजर्व को बेचते हैं, कम कर देते हैं, उससे फाइनेंस करते हैं डेफिसिट को। क्लियर है?
तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को बिलो द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसको सबसे एंड में किया जाता है। जब ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें पता लग जाता है ना कि उसकी सिचुएशन क्या है, सरप्लस है, डेफिसिट है, उसके बाद सबसे एंड में इस ट्रांजैक्शन को किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो की जाती हैं किसी इकोनॉमिक मोटिव से, किसी मकसद से की जा रही हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में, चाहे वो करंट अकाउंट से रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, सारी किसके अंडर आ जाएंगी? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। उन सभी ट्रांजैक्शंस को क्या कहते हैं? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो किसी मकसद से की जा रही हैं। क्लियर? सिवाय ऑफिशियल रिजर्व चेन से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है ना, जिन ट्रांजैक्शन से बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस डेफिसिट को ठीक किया जाता है, उन ट्रांजैक्शंस को छोड़ के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं कैपिटल अकाउंट की, करंट अकाउंट की, वो कहाँ आएंगी? उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ठीक है? अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है एरर एंड ओमिशंस। ये एक और एलिमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरे तरीके से एक्यूरेटली नहीं बनाया जा सकता, इसलिए एक एलिमेंट और डाला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। वो क्या है? एरर्स एंड ओमिशंस।